हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था। इसका हम विस्तृत विवरण पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, ये टॉपिक आपकी क्लास 12th के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अक्सर इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ ये कक्षा 6 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर अभी हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा मैं इसका ओवरव्यू दे दूँ स्टूडेंट्स। हड़प्पा सभ्यता जो है हमारे ईसवी पूर्व में 2600 से लेकर 1900 तक, 1900 BC, जिसको हम ईसवी पूर्व कहते हैं, तब तक चली एक सभ्यता थी। और ये आज से करीबन 4600 साल मीन्स 4600 साल के आसपास पूर्व थी ये सभ्यता। और इस सभ्यता को इतिहास की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक माना जाता है, जिसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण यहाँ की जल निकासी व्यवस्था भी थी, जिसको आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं भी आपको देता हुआ चलूँगा। अपनी हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम इसको बढ़िया ढंग से विद हेडिंग्स के साथ पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसके और भी नाम है। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी है। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए है क्योंकि ये सभ्यता जो सिंधु नदी है उसके घाटियों के आसपास ही इसके ज़्यादातर शहर विकसित हुए थे। हड़प्पा सभ्यता नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि इस सभ्यता की जो सर्वप्रथम खोज है किसी जगह की, वो हड़प्पा की सबसे पहले खोज हुई थी, जो कि आज के टाइम पर पाकिस्तान में हिस्सा पड़ता है। तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखवा दिया गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना विश्व की सबसे उन्नत व्यवस्थाओं में गिनी जाती है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता सुसंगठित जल निकासी व्यवस्था थी, जो आज भी आश्चर्य का विषय है। तो आश्चर्य का विषय है वाकई में स्टूडेंट, आज भी इसको, जो इनकी सुसंगठित जल निकासी व्यवस्था थी। क्योंकि आज भी आप शहरों में देखते हैं कि शहर भले ही कितने विकसित क्यों ना हो गए हों, पर वहाँ की जल निकासी व्यवस्था आज भी सुसंगठित नहीं होती, जिससे अक्सर सड़कों पर जल भराव जैसी समस्या देखने को मिलती है। परंतु उस समय में भी इन्होंने इतनी विकसित व्यवस्था कर रखी थी, जो कि काबिले तारीफ है। अब इसमें जो अपना फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, वो है सड़कों और नालियों का नेटवर्क। सड़कों और नालियों का नेटवर्क पढ़ते हैं इसको। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में चौड़ी और सीधी सड़कों के किनारे किनारे पक्की ईंटों से बनी नालियां थी। तो सड़कों के किनारे किनारे सीधी नालियां थी और पक्की ईंटों की बनी हुई नालियां थी। मतलब उस टाइम पर भी ईंटों को पकाकर, जलाकर या फिर धूप में सुखाकर उनको पकाया जाता था, उनसे फिर नालियों का निर्माण करता था। ये नालियां एक दूसरे से जुड़कर मुख्य नालियों में जाती थी और फिर नगर से बाहर निकल जाती थी। इसमें यहाँ पर मैंने थोड़ा इन्फोग्राफिक दे रखा है, कुछ डायग्राम्स के थ्रू इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की गई है स्टूडेंट्स। हड़प्पा सभ्यता की उन्नत जल निकासी व्यवस्था की बात, जो सबसे पहले दिखा रखा है वो दिखा रखा है सड़कों और नालियों का नेटवर्क। सड़कों और नालियों का नेटवर्क। दूसरा दिखा रखा नालियों की संरचना। तीसरा है घर और नालियों का संबंध। चौथा है ढलान और सफाई की सुविधा। और पांचवा होगा सार्वजनिक स्नानागार और कुएं। इन टॉपिक्स को अभी हम आगे कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जो अपना सेकंड हेडिंग है नालियों की संरचना। नालियां प्रायः आयताकार और पक्की ईंटों की बनी होती थी। इन्हें ऊपर से पत्थर और पक्की ईंटों की पट्टियों से ढक दिया जाता था। मतलब उस समय पर भी नालियों को ऊपर से ढकने की व्यवस्था थी, ताकि गंदगी और दुर्गंध ना फैले, ताकि नालियों से जो गंदगी है वह और दुर्गंध मतलब बुरी जो बदबू आती है वो आसपास के इलाकों को प्रदूषित ना करे। इन पर छोटे छोटे ढक्कन बने होते थे, जिन्हें सफाई के समय हटाया जा सकता था। मतलब आप इतने से ही समझ सकते हो कि उन लोगों ने किस किस्म की व्यवस्था बनाकर रखी हुई थी, इतनी विकसित व्यवस्था। यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है। नगरों का विकास किया गया पहले, फिर चौड़ी और सीधी सड़कें बनाई गई, फिर पक्की ईंटों से बनाई गई उनको, और नालियों का निर्माण किया गया साथ साथ में। और आज के टाइम पर तो पता ही है स्टूडेंट्स क्या होता है, पहले सड़कें बनाई जाएंगी, फिर उनको तोड़ा जाएगा, फिर नालियाँ बनाई जाएंगी, फिर सड़कों को फिर से खोदा जाएगा, फिर उसमें गटर डाला जाएगा। मतलब 3 काम अगर करने हैं तो तीनों को अलग अलग तरीके से किया जाता है, बार बार ही उसको तोड़कर और लोगों के आने जाने पर रोक लगाकर।
मगर उस समय पर ये सारी चीज़ें एक साथ की जाती थी। अगला जो अपना हेडिंग है वो है घर और नाली का संबंध। अब यहाँ घरों को नालियों से कैसे जोड़ा जाता था वो देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रत्येक घर में नहाने और खाना बनाने के लिए अलग स्थान होता था, मतलब नहाने के लिए अलग है, खाना बनाने के लिए अलग है, जो कि आज भी होता है। वहाँ से निकलने वाला गंदा पानी छोटी छोटी नालियों से होकर मुख्य नाली में पहुँच जाता था। घर के बाहर प्राय सोख्ता गड्ढे बने, मतलब सोक पिट्स बने रहते थे, जिनमें मिट्टी और गंदगी रुक जाती थी और साफ पानी आगे बह जाता था। और बाद में फिर उन गड्ढों में से जो गंदगी रुकी होती थी उसको निकाल कर बाहर साफ कर दिया जाता था। इससे नाली में पानी जो है उसकी आवाजाही बनी रहती थी, बीच में कोई रुकावट नहीं आती थी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए यहाँ पर एक और ग्राफ दिखा रखा है, जैसे नालियों का महत्व बता रखा है। सबसे पहले जल निकासी दिखा रखा है, फिर उसके बाद स्वच्छता की बात करी गई है, उसके रख रखाव पर कैसे ध्यान दिया जाता था और जल भराव की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जाते थे इसके बारे में बताया गया है। अगला अपना जो फोर्थ हेडिंग है स्टूडेंट इस टॉपिक का वो है ढलान और सफाई की सुविधा। ढलान और सफाई की सुविधा देखते हैं। नालियों का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि उनमें उचित ढलान रहे, मतलब पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता जाए ताकि कोई रुकावट ना आए, जिससे पानी रुकने के बजाय बहकर बाहर निकल जाए। साथ ही नियमित सफाई की व्यवस्था भी थी, मतलब समय समय पर उन नालियों की अक्सर सफाई की जाती थी, जिससे बीमारियां और दुर्गंध फैलने की संभावनाएं कम रहती थी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, जो अपना फिफ्थ टॉपिक है, इसकी हेडिंग है सार्वजनिक स्नानागार और कुएं। सार्वजनिक स्नानागार और कुएं। सार्वजनिक स्नानागार का आपकी बुक में अलग से भी टॉपिक दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से और वहां पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, पर ये आपकी जल निकासी व्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण पहलू था। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, जिसको हम ग्रेट बाथ भी कहते हैं, इस व्यवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण है। उत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा उदाहरण। स्नानागार की दीवारें जल रोधक मीन्स वाटरप्रूफ ईंटों से बनी थी और गंदा पानी अलग नालियों से बाहर निकाला जाता था। मतलब जब स्नानागार में लोग अक्सर नहाया करते थे तो उसका जो गंदा पानी था उसको अलग से बाहर निकालने की व्यवस्था भी थी। और यहाँ देखो क्या बता रखा, जल रोधक, मतलब उस समय पर भी वाटरप्रूफ ईंटों का यूज़ किया जाता था, जिससे पानी को कुएं के अंदर या स्नानागार के अंदर रोका जा सके। अधिकांशतः घरों और मोहल्लों में कुएं बने होते थे जो स्वच्छ जल की आपूर्ति करते थे। तो हर घर और मोहल्ले में कुएं बने होते थे जो आने जाने वाले के लिए साफ पानी मुहैया कराते थे। अगला पढ़ते हैं जरा। इसमें एक और यहाँ इन्फोग्राफिक दे रखा है ढलान से रिलेटेड। इसमें फर्स्ट बता रखा पर्यावरणीय प्रभाव की बात करी गई है, जलवायु प्रभाव की बात करी गई है, पारिस्थितिक प्रभाव, भूगर्भीय प्रभाव, मानव गतिविधियां और कृषि प्रभाव, ये सब इन चीज़ों को प्रभावित करते थे। आगे स्टूडेंट पढ़ते हैं जरा। अपना जो लास्ट हेडिंग है इस टॉपिक का, स्वच्छता के प्रति जागरूकता। यह पूरी व्यवस्था बताती है कि हड़प्पावासी न केवल कुशल नगर नियोजक थे, बल्कि वह साफ सफाई, स्वास्थ्य और सुव्यवस्था को भी अत्यंत महत्व देते थे। मतलब केवल उन्होंने नगर नियोजन ही नहीं सीखा, मगर उसके साथ साथ में वो साफ सफाई को भी ध्यान देते थे, स्वास्थ्य को भी लोगों को ध्यान देते थे और एक सुव्यवस्था को अत्यंत महत्व देते थे। जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्थान के बारे में बता रखा है, सार्वजनिक सेवाएं के बारे में बता रखा है और सार्वजनिक विचारधाराओं के बारे में बता रखा है। इनके नीचे और भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं ब्लैक में, आप इनको भी नोट आउट कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये टॉपिक खत्म होता है। इसमें लास्ट लिखा हुआ है, इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था उस समय की उच्च कोटि की तकनीकी और वैज्ञानिक सोच का प्रमाण है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय हड़प्पा सभ्यता जैसी विकसित व्यवस्था कहीं दुनिया में थी ही नहीं। और उनकी कैसे उच्च कोटि और तकनीकी, मतलब कैसे टेक्नोलॉजी का उन्होंने यूज़ करा है वहाँ पर उस समय पर भी, और उनकी वैज्ञानिक सोच का प्रमाण मिलता है। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि हड़प्पावासी अपने जीवन को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने में बहुत आगे थे। तो स्टूडेंट ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आशा है कि आपको इससे कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आने वाले एग्ज़ाम में इसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।